बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का गणित कुछ ऐसा बदला कि पुराने सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। पहले दौर के चुनाव में दांव पर 71 सीटें हैं, लेकिन पहला दौर कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इन 71 में से कांग्रेस 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन हालात ये हैं कि कांग्रेस के लिए पहले दौर में अपना खाता तक खोलना मुश्किल हो रहा है। वजह यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार का समीकरण कुछ अलग हो गया है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू साथ मिलकर लड़े थे। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का सामना बीजेपी और एलजेपी के उम्मीदवारों से हुआ था। हाजा में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 64% था और कांग्रेस ने 42 में से 27 सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार का चुनावी परिदृश्य कुछ अलग है। बीजेपी तो कांग्रेस के सामने है ही, जेडीयू भी उनके साथ विरोध में खड़ी है। इसके अलावा पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में उतरने वाली एलजेपी और आरएलएसपी भी अलग से मैदान में खड़ी है। ये दोनों पार्टियां चुनाव को बहुकोणीय बनाने का प्रयास कर रही हैं। पहले चरण के 71 में से 21 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। इस बार इन 21 में से 11 सीटों पर तो कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना परंपरागत प्रतिद्वंदी बीजेपी का सामना करना होगा। लेकिन चुनाव के दोस्त जेडीयू से कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों को दो हाथ करने होंगे। 3 सीटों पर जेडीयू के साथी दल हम के उम्मीदवारों से भी इनका मुकाबला होगा। लिहाजा स्ट्राइक रेट बरकरार रखने के साथ जीती हुई सीटों को भी बचाना एक बड़ी चुनौती है। खास बात यह है कि इस बार पहले चरण में कांग्रेस के खाते में गई 21 सीटों में 9 निवर्तमान विधायक पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भी बरबीघा और गोविंदपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों को पुरानी पार्टी से ही टक्कर लेनी होगी। बरबीघा के कांग्रेस उम्मीदवार गजानंद शाही पिछली बार जेडीयू से ही चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वे अपने पुराने दल जेडीयू को ही चुनौती देंगे। कांग्रेस के सिटिंग सीट्स में से कुटुंबा और सिकंदरा के उम्मीदवारों को इस बार जेडीयू के साथी दल हम से मुकाबला होगा। कहलगांव, बिक्रम, बक्सर, कुटुंबा, औरंगाबाद और वजीरगंज में कांग्रेस के उम्मीदवारों को बीजेपी के उम्मीदवारों से टक्कर लेनी होगी। लेकिन खास बात यह है कि इनमें कांग्रेस के 2 नेता कहलगांव से सदानंद सिंह और वजीरगंज से जीते अवधेश सिंह खुद की जगह अपने पुत्रों को मैदान में उतार रहे हैं। पहली बार के ये लड़ाके मैदान में पुराने प्रतिद्वंदियों को कैसे टक्कर देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ सीटों पर चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के भी उम्मीदवार चुनाव को बहुकोणीय बना सकते हैं। ये दोनों दल पिछले चुनाव में एनडीए के घटक थे। उपेंद्र कुशवाहा तो लोकसभा चुनाव के समय ही एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वे महागठबंधन में भी नहीं हैं। लिहाजा महागठबंधन उम्मीदवारों को इस पार्टी के उम्मीदवार से भी भिड़ना होगा। ये दल अगर अपने प्रभाव वाले वोटों को अपने साथ जोड़े रहे तो परेशानी और बढ़ेगी। हालांकि ऐसी परिस्थिति में इसका खामियाजा दोनों गठबंधनों को भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला किया और कहा, अपने राजनीतिक हितों के लिए पत्रकारों का दमन बेहद गलत है। टीआरपी मामले की चर्चा करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कंप्लेन में किसी का नाम आता है और चार्ज दूसरे पर लगता है। ये मुंबई पुलिस जो कर रही है, मुझे लगता है कि इस तरह से पत्रकारों का दमन अपने राजनीतिक हितों के लिए करना गलत है। असल में मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निराधार तरीके से रिपब्लिक टीवी का नाम टीआरपी स्कैम में लिए जाने के बाद से चैनल इस मुद्दे पर लगातार अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है। मुंबई पुलिस को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। वे टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी का नाम न होने के बावजूद गवाहों से उनके चैनल का नाम जबरन बुलवाया जा रहा है। अभी हाल में मुंबई पुलिस ने मीडिया संस्थान के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसकी जगह जगह आलोचना हुई। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी द्वारा जारी किए गए बयान में ऐसा कहा गया है कि इस तरह से नहीं झुकने की वजह से उनके समाचार चैनल पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों को घेरने की रफ्तार दोगुनी कर दी है। पत्रकारों को 24 घंटे के नोटिस पर बुलाया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे पत्रकार जो कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं, उन्हें भी मुंबई पुलिस ने आदेश दिया है कि वे यात्रा करके आएं और थाने में पेशी दें। अर्नब गोस्वामी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि परमबीर सिंह ने अपने पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वे हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। फेक न्यूज की मदद लेकर चैनल्स को धमकाया जा रहा है। जांच के दौरान उनसे आवाज नीचे करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा उन पर झूठे मामले दर्ज किए जा सकते हैं। वे हमें तोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, रिपब्लिक के पत्रकारों से पूछताछ में शामिल कई लोगों में एक
शिवसेना का नेता है। उस नेता पर फिरौती के अनेक मामले भी दर्ज हैं। इसके बाद अर्नब ने कहा, हमारे पत्रकारों ने इस लड़ाई में बने रहने का संकल्प लिया है और उनका नेटवर्क ये लड़ाई जीतेगा। मेरे लिए ये हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने 1922 के ब्रिटिश नियम का इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की। शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे के भाषण के बाद से बीजेपी ने उनके खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे को घेरा और कहा कि सुशांत मामले में आदित्य ठाकरे का हाथ है। शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने एक तरफ अपने बेटे आदित्य ठाकरे का बचाव किया, लेकिन साथ ही कंगना रनौत से लेकर बीजेपी तक पर तीखे हमले किए। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन उद्धव ठाकरे शक्ति का दुरुपयोग कर अपने बेटे को क्लीन चिट देने में लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने रविवार को दशहरा रैली में सुशांत सिंह मामले में चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि लोगों ने बिहार के बेटे के न्याय के लिए मेरे बेटे मुंबई और मुंबई पुलिस के साथ महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की। और इसी बात का जवाब देते हुए नारायण राणे ने कहा कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। सुशांत और दिशा सालियान मामले में किसका हाथ है? नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना के 53 विधायक पीएम मोदी के नाम पर चुनकर आए हैं और अगले चुनाव में शिवसेना 10 से 15 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। राणे ने उद्धव ठाकरे को मराठा विरोधी बताते हुए कहा कि उन्हें डीजीपी, जीएसटी और बजट के बारे में कोई समझ नहीं है। ये बेईमानी कर मुख्यमंत्री बने हैं। राणे ने कहा कि अब तक जितने राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने अपने भाषण, कार्यशैली और विचार से महाराष्ट्र का मान बढ़ाया, लेकिन ठाकरे इसके अपवाद हैं। नारायण राणे ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को विदूषक कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे प्रगतिशील महाराष्ट्र के विदूषक मुख्यमंत्री हैं। वह मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। दशहरा रैली में न किसानों का उल्लेख था, न ही राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर कोई बात की गई। कोरोना महामारी से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण पर उन्हें एक भी शब्द नहीं सूझा। क्या ये मुख्यमंत्री की जवाबदारी नहीं है? शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर ने कहा कि राणे जिस संस्कृति में पले बढ़े हैं उनसे दूसरी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके पहले बीजेपी ने हिंदुत्व के सवाल पर उद्धव ठाकरे को घेरा था। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि सावरकर के नाम पर बने स्टेडियम में रैली करने वाले उद्धव ठाकरे ने एक बार भी सावरकर का नाम नहीं लिया। राम कदम ने कहा कि सवाल यह है कि सीएम उद्धव वीर सावरकर की प्रशंसा का एक भी शब्द क्यों नहीं बोले। शायद वो अपने नए दोस्तों से डरते हैं जो वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयानों का बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं। बीजेपी पर हमला करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक तरह से गौमूत्र का मजाक उड़ाया। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो लोग हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं उनके मुंह गौमूत्र और गोबर से भरे हुए हैं, वह भी इस आशा से कि वो हमें चिपक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम साफ हैं। पीएम मोदी ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को बड़ा झटका दे दिया। अपने वादे को पूरा करते हुए मोदी सरकार ने अब जम्मू कश्मीर में किसी को भी जमीन खरीदने की खुली छूट दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकेगा और वहां बस सकेगा। मोदी सरकार का यह फैसला महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों कम्युनिस्टों और कांग्रेस के साथ मिलकर कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 की वापसी का सपना देख रहे थे, जिसके लिए कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी बनाया, जिसके अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला चुने गए। इसके जरिए इन सबका इरादा कश्मीर में अलगाववाद की आवाज को बुलंद करना है। लेकिन इस बीच मोदी सरकार के इस नए फैसले से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। अभी तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन खरीद सकते थे। अब राज्य के बाहर के लोग भी जमीन खरीदकर वहां अपना काम शुरू कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये फैसला लिया है। अब कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर, दुकान, मकान कुछ भी खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं होगी। डोमिसाइल की जरूरत सिर्फ कृषि भूमि की खरीद के लिए होगी।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही वहां विकास की रफ्तार और तेज हो गई है। मोदी सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर तेजी से देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। मोदी सरकार के इस फैसले से वहां लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक युगांतरकारी फैसला लेकर संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जम्मू कश्मीर को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय न सिर्फ अप्रत्याशित और अविश्वसनीय था, बल्कि अकल्पनीय भी था। मोदी सरकार कश्मीर पर एक साथ 4 बहुत बड़े फैसले करेगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इसने एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का 66 साल पुराना सपना साकार कर दिया।